हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी। क्लास 11 का वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेसन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2 to 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बहुत सिंपल, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क डन इवैल्यूएशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन, लेकिन उस वर्क डन वैल्यू को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हैं वो न्यूमेरिकल के थ्रू समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का फॉर्मूला को समझते हैं, लेकिन वही सिंपल फॉर्मूला आपके लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस अ लॉट इन वेरीफाइंग योर अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग टू दैट फॉर्मूला इन एनी चैप्टर। तो इसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास 11 के लिए, इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम क्लास 11 जो जेईई या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, तब आप ज़रूर कुछ सीखेंगे और फिर आपको मन करेगा कि इस चैनल के साथ जुड़े और बहुत सारा वीडियो देखें यहाँ। जी बिल्कुल, ये मैं आपकी सीखने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करता हूँ। चैनल को सपोर्ट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और एसोसिएट बनाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आज डिस्कस करेंगे रिलेटिंग टू वर्क डन। तो ऐसा है कि ये एक ब्लॉक है, एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस मैंने लिया। ठीक है, ये एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस में मान लो ये ब्लॉक ए है, इसका खुद का लेंथ है एक, ठीक है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 40 सेंटीमीटर। एक 40 सेंटीमीटर लेंथ का एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर है ना, उस ब्लॉक के ऊपर एक और छोटा सा ब्लॉक है, उसको बी कहते हैं, और उसका खुद का लेंथ, ब्लॉक बी का भी खुद का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ब्लॉक ए और बी के बीच में एक रफ सरफेस है जहां म्यू है 0.2। ग्राउंड जो है वो स्मूथ सरफेस है, ये इस सरफेस में म्यू 0 है। ठीक है, अब ऐसा है कि ब्लॉक ए को अपने इनिशियल पोजीशन, जब ब्लॉक ए की जस्ट ऊपर ब्लॉक बी है, इस कॉर्नर पोजीशन पे आप देख पा रहे हो। अब क्या है, ब्लॉक ए इज गिवन अ डिस्प्लेसमेंट। नाउ इट इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज द इनिशियल कंडीशन और इनिशियल सिचुएशन आप कह सकते हो। ब्लॉक ए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट ब्लॉक ए इज गिवन और डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक ए इज गिवन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 सेंटीमीटर राइटवर्ड। जिधर एरो आपको दिख रहा है उधर एक डिस्प्लेसमेंट दिया है 50 सेंटीमीटर। व्हेन ब्लॉक बी, व्हेन बी रीचेज टू द लेफ्ट एंड ऑफ ए। ठीक है, जब इसको 50 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तब मान सकते हैं कि ये अगर हमारा ब्लॉक ए है, ठीक है, ये ब्लॉक ए अगर यहाँ पहुंचा आफ्टर गिविंग अ फॉर एग्जांपल अ 50 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, नाउ ब्लॉक बी इज अपीयर हियर, ब्लॉक बी इज अपीयरिंग टू द लेफ्ट एंड ओवर द ब्लॉक ए और ऑन ब्लॉक ए, राइट। तो अब हमको ये डिस्कस करना है कि फाइंड वर्क डन by friction force, find work done by friction force from the reference frame
ऑफ ग्राउंड। अगर ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में ब्लॉक बी पर, है ना, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किस पे काम करेगा? ब्लॉक बी पे। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा ऑन ब्लॉक बी? यहाँ सिर्फ कहा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स बाय द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो ऑफ कोर्स बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी लिख सकते हैं, ऑन बी फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में, ग्राउंड क्या है? अनमूव्ड है, तो ग्राउंड अगर रेस्ट में है, ठीक है, ग्राउंड रेस्ट में है तो वो स्टैटिक इनर्शिया है, यानी कि स्टैटिक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। तो सिंपल बात है कि स्टैटिक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से जब कभी हम कोई बॉडी को देखते हैं तब हमको कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमको एब्सोल्यूट ही दिखता है ना। जब हम लोग स्टैटिक यानी फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से अनमूव्ड रेफरेंस फ्रेम से किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या दिखेगा? हमको सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट क्वांटिटी दिखेगा। यानी ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से फ्रिक्शन फोर्स एब्सोल्यूट देखना है और बाय द फ्रिक्शन फोर्स अगर वर्क डन पूछ रहा है तो हमको एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट देखना है। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम फ्रॉम ग्राउंड से पूछने का मतलब हो गया कि हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उसमें फ्रिक्शन फोर्स का क्या रोल है, तब हम कह पाएंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि ये पूरा क्वेश्चन का सिंपल सिग्निफिकेंस हो गया कि यहाँ खेल किसका बन गया? रेफरेंस फ्रेम का। तो अगर आप रेफरेंस फ्रेम पे फोकस करते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। ठीक है, तो क्या है देखिए, यहाँ सिंपल सा बात है, ये अगर इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। ठीक है, ये अगर फाइनल सिचुएशन है तो इसका मतलब साफ है कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ब्लॉक ए जो कि खुद कितना है, ब्लॉक ए खुद कितना है 40 सेंटीमीटर है, उसमें 50 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ब्लॉक ए अगर 50 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, तो हम किसी भी डायमेंशनल बॉडी का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे? एक फिक्स एंड से उसी का एंड पोजीशन एट अदर इंस्टेंट। तो अगर यहाँ से मैं मेजर करूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं मेजर करूँ तो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ ए टू फ्रंट एंड देखेंगे तो दिस विल बी टेकन टू बी 50 सेंटीमीटर, है कि नहीं? दिस शुड बी टेकन टू बी 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर जो फ्रंट एंड ट्रेवल किया उसमें से उसका इतना तो 40 सेंटीमीटर ही है जो कि उसका खुद का लेंथ है, यानी कि फ्रंट एंड, ये जो फ्रंट एंड ऑफ ए टू बैक एंड ऑफ ए दिख रहा है इसका मतलब ये रेस्ट ऑफ इट इज अनडाउटेडली 10 सेंटीमीटर। अगर मेरे को कह रहा है कि ब्लॉक ए को 50 सेंटीमीटर राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वो बैक टू बैक 50 होगा, फ्रंट टू फ्रंट 50 होगा, किसी भी एक पोजीशन से उसी पोजीशन का एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट 50 होगा। फ्रंट टू बैक का तो 50 नहीं हो सकता ना। ठीक है, यानी कि इसको अगर 50 सेंटीमीटर दिया गया तो इसका हर एक पोजीशन 50 सेंटीमीटर आगे गया, तो फ्रंट गया 50, बैक भी जाएगा 50। तो फ्रंट अगर अपने इस पोजीशन से यहाँ गया तो इसका मतलब एक्चुअली इतना अगर 50 है तो उसमें से ये 40 है, तो ये यहाँ से फ्रंट पोजीशन ऑफ द इनिशियल टू बैक पोजीशन ऑफ द फाइनल ये 10 सेंटीमीटर है। और साथ में ये भी कहा है कि ब्लॉक बी खुद 10 सेंटीमीटर का है, ब्लॉक बी जो है वो खुद भी 10 सेंटीमीटर का है। तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ अगर 10, तो फ्रंट ऑफ द ब्लॉक बी टू फ्रंट ऑफ द ब्लॉक बी इनिशियल टू फाइनल कितना हुआ? 10 + 10। सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर वी कैन अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट, एब्सोल्यूट लिखे, एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट ऑफ
बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ब्लॉक बी का एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ग्राउंड फ्रेम से अगर देखा जाए तो जब ब्लॉक ए को हम लोग 50 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, देन ब्लॉक बी का जो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का जो चेंजेस हो रहा है रिमेनिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ब्लॉक ए, ब्लॉक बी इटसेल्फ इज मूविंग फॉरवर्ड बाई 20 सेंटीमीटर। तो अब सवाल है कि ब्लॉक बी पे अगर 20 सेंटीमीटर का ओवरऑल राइटवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? वेट ऑफ द ब्लॉक बी इज mg, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक बी का वेट अगर mg है तो नॉर्मल रिएक्शन n हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्यों फॉरवर्ड होगा? बिकॉज व्हेन वी आर पुलिंग इट, इसको मान लो राइटवर्ड पुल कर रहे हैं तभी ना वो आगे बढ़ा। तो इसको जब राइटवर्ड पुल किया किसको? ब्लॉक ए को, तो ऑब्वियस है कि ब्लॉक ए में अगर एक्सेलरेशन आया होगा तो सुडो एक्सेलरेशन ब्लॉक बी में किधर डेवलप करेगा? बैकवर्ड। हम लोग जानते हैं जैसे इसको पुल करेंगे ब्लॉक ए में जैसे एक्सेलरेशन आएगा सुडो इनर्शियल टेंडेंसी ब्लॉक बी में ए के रेस्पेक्ट में पीछे जाने का बनेगा। देखो रिलेटिवली जा भी रहा है ना पीछे, ए के रेस्पेक्ट में यहाँ आया तो फ्रंट से बैक आ गया, तो रिलेटिवली गोइंग बैकवर्ड, ठीक है। तो रिलेटिवली गोइंग बैकवर्ड, तो फिर उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा, इसलिए फ्रिक्शन आगे लेंगे। तो फ्रिक्शन का ये जो वैल्यू है ये होगा म्यू एम जी, एन का वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ होगा देयरफॉर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वो हम लोग लिखेंगे म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को डी लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या करना है? 20 सेंटीमीटर। तो म्यू है 0.2 दैट इंटू एम इंटू जी 10। 20 सेंटीमीटर है तो इसको 0.2 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो 0.2 मीटर हो गया, तो अल्टीमेटली कितना हो गया ये आपका 0.2 इंटू 0.2 है ना, 0.04 इंटू 10 यानी कि अल्टीमेटली 0.2 m इतना जूल, ठीक है। मैंने m का मास वैल्यू नहीं लिया, मास वैल्यू कुछ लाएंगे उसको डालेंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, सॉरी ये 0.4 होगा, 0.4 m है ना। इधर 0.2 इंटू 0.2 है तो कितना हो गया 0.04 दैट इंटू 10, तो 0.4 इंटू m, ठीक है। तो 0.4 m जूल हो गया यहाँ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक बी, प्रोवाइडेड हमने ब्लॉक बी का इसका मास m ले लिया, ठीक है। तो m मास में इतना जूल का वर्क डन हुआ बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ, फ्रिक्शन का भी रोल डिस्कस हुआ और हम लोग सीखे कि कैसे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग तो ये जानते हैं कि जब कभी एक हम लोग कहते हैं कि मान लो इधर एक स्प्रिंग रख दिए है ना, इधर एक स्प्रिंग रख दिया और हॉरिजेंटली उसका एक एंड को फिक्स कर दिया, इसका स्टिफनेस के, ठीक है। इधर ऐसे एक एंड इसको फिक्स नहीं करते हैं, ये मूवेबल है, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये ब्लॉक एम मास का एक ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ मूविंग विद वी नॉट, ठीक है। वी नॉट के वेलोसिटी से ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस है ना, ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है। तो एम मास का ब्लॉक अगर, ठीक है, वी नॉट के वेलोसिटी से जाएगा तो ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर सकता है? तो हम जान रहे हैं कि ये अगर स्मूथ सरफेस है ना, ये अगर स्मूथ सरफेस है तो वेलोसिटी यानी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। तो मास का जो काइनेटिक एनर्जी होगा बिफोर मीटिंग दैट स्प्रिंग, तो वो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी उसमें तब तक रहेगा बिफोर टचिंग
द स्प्रिंग, स्प्रिंग को टच करने के पहले मास का इतना काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है, अब अगर सवाल है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा इस सिचुएशन में, अगर हमको पूछा जाता है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, इस सिचुएशन में स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो सवाल ये है कि जैसे ही मास आके, देखो ये ब्लॉक जो एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, जैसे इसका वी नॉट वेलोसिटी है, जैसे ही वो आके स्प्रिंग को टच करेगा और उसके बाद ड्यू टू इट्स मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम के साथ जैसे आगे बढ़ना चाहेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होता रहेगा। तो एक समय आएगा जब मास मान लो इतना मूव कर गया, ठीक है, और स्प्रिंग जो है गॉट कंप्रेस्ड लाइक दिस, ये मास फॉर एग्जांपल x0 मूव कर गया राइटवर्ड, और x0 मूव करने के बाद इस पॉइंट पे आके इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो मास जब तक उसमें वेलोसिटी बचा रहेगा वो बिफोर टचिंग द स्प्रिंग, स्मूथ सरफेस है, कितना भी दूर से उसको लेके आते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी को लॉस कराने या गेन कराने वाला कोई फैक्टर है ही नहीं, ना तो कोई फेवरेबल फोर्स है और ना ही कोई ऑपोजिंग फोर्स है। तो ऑब्वियस बात है कि काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहेगा, है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ बढ़ता रहेगा, तब तक काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा जब तक वो स्प्रिंग को टच नहीं करता है, पूरा पाथ में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे आ रहा है, जैसे यहाँ तक आया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहा, उस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ जैसे यहाँ आके टच करेगा स्प्रिंग को, तो यानी कि अब काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उसमें मोमेंटम भी है। मोशन का पैरामीटर किससे डिसाइड होता है? वेलोसिटी से। जैसे वो एम वी नॉट मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, कारण ये तो फ्री एंड है और ये फिक्स्ड एंड है, तो इधर से तो आगे पीछे नहीं हो सकता है, तो इधर से वो कंप्रेस होगा। जैसे ही कंप्रेस होने लगेगा क्या करेगा, स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा केक्स फोर्स की वजह से उसको रिड्यूस करा रहा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखो वी नॉट से 0 हो गया, कितना ट्रैवल करते हुए x0, है ना। तो जैसे x0 ट्रैवल किया और खुद अपना वेलोसिटी को रिड्यूस करके वी नॉट से 0 बना दिया, यानी कि वो अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस कर गया, है कि नहीं। तो जैसे ही मास अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाता है इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, मोशन कहाँ हो रहा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस में। तो जहाँ तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात है उसमें चेंजेस का कोई सवाल नहीं है, ना तो गेन होगा ना लॉस होगा, है कि नहीं। तो लीनियर ट्रांसलेशनल के ऑफ द मास इज डिक्रीजिंग और लूजिंग कंप्लीटली विच वॉज इनिशियली हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो लॉस हुआ वो कहाँ चला गया? स्प्रिंग में चला गया। स्प्रिंग भले कंप्रेस होके, है ना, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को घटा के अपने में स्टोर कर लिया एनर्जी, दैट इज हाफ के इंटू स्क्वायर ऑफ द कंप्रेस्ड वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर का काइनेटिक एनर्जी था वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर पे। ठीक है, तो हाफ कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा। कंप्रेशन मैक्सिमम वो कहलाएगा जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास पूरा खत्म हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास पूरा कब खत्म हुआ? जब वेलोसिटी ऑफ द मास 0 हो गया। तो इतना काइनेटिक एनर्जी पूरा चेंज हो गया, यानी इनिशियल माइनस 0 इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल, सो दैट इज लॉस इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग एनर्जी। तो यानी कि हमको x0 मिल गया v0 इंटू रूट अंडर ऑफ m बाई के। तो ये हो गया वो मैक्सिमम कंप्रेशन वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग का ये मैक्सिमम कंप्रेशन वैल्यू हो गया जिस वैल्यू की वजह से मास ऑफ द पार्टिकल विच वाज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v0 दैट हैज लॉस्ट कंप्लीटली ड्रॉप डाउन टू द वैल्यू ऑफ 0, यानी कि वो पूरा अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस करके स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बना दिया और स्प्रिंग को पूरा पोटेंशियल एनर्जी दे दिया। अपना जो काइनेटिक एनर्जी था वो पूरा स्प्रिंग को दे दिया और उससे स्प्रिंग का मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यानी मैक्सिमम कंप्रेशन निकल गया। तो यही हुआ मैक्सिमम कंप्रेशन। इसी को लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम कंप्रेशन
बात समझ में आया है ना। इसी तरह का चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी तरह का मैक्सिमम कंप्रेशन या कहो कि मैक्सिमम वेलोसिटी, कंप्रेशन और वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। यहाँ जैसे वेलोसिटी लॉस हुआ तो कंप्रेशन निकला मैक्सिमम। इसी तरह मान लो उसी तरह एक और सवाल है और कुछ इस तरह का है। एक इंक्लाइन प्लेन में इधर थीटा ले लिया, इधर एक फिक्स सपोर्ट बनाया और इधर एक स्प्रिंग को ऐसे रखा फ्री एंड, ठीक है, इसका स्टिफनेस के रखा और टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से एक पार्टिकल को जीरो वेलोसिटी, सेम मास, ये पार्टिकल ए है, इसको जीरो वेलोसिटी से इधर मोशन जरूर कर रहा है लेकिन रिलीज किया गया विद जीरो वेलोसिटी। इसको छोड़ा गया जीरो वेलोसिटी से, इनिशियल कोई वेलोसिटी इसमें दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। तो अगर इसको जीरो वेलोसिटी से छोड़ते हैं तो क्या वजह है भाई कि जीरो वेलोसिटी होने के बावजूद भी ये मूव करेगा, है ना। ये स्मूथ सरफेस ले लेते हैं तो देखो जीरो वेलोसिटी के बावजूद भी ये मास डाउन द इंक्लाइन मूव कर सकता है। उसका वजह है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेट। mg को ऐसे तोड़ सकते हैं, है कि नहीं, mg को तोड़ सकते हैं कंपोनेंट में। ज्योमेट्रिकली अगर ये थीटा है तो इसको थीटा कह सकते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा कंपोनेंट और इधर हो जाएगा हमारा mg sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि mg sin थीटा इज दैट अनबैलेंस फोर्स ऑन द मास m डाउन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, जिसके वजह से उसका डाउनवर्ड मोशन शुरू होगा। भले ही उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। जब कभी कोई बॉडी का किसी भी सरफेस में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो या किसी इंक्लाइन प्लेन हो या वर्टिकल सरफेस हो, है ना, प्लेन सरफेस या कर्व्ड सरफेस, कभी भी कहीं भी किसी भी पार्टिकल को किसी भी जगह जीरो वेलोसिटी के साथ अगर छोड़ते हो, ठीक है, अगर जीरो वेलोसिटी के साथ छोड़ा जाए, इसके बावजूद भी उसमें मोशन शुरू हो सकता है प्रोवाइडेड अगर पार्टिकल में अनबैलेंसिंग फोर्स का स्टेटस हो। अगर पार्टिकल में अनबैलेंसिंग फोर्स अवेलेबल हो, अनबैलेंसिंग मतलब रिजल्टेंट फोर्स, बैलेंस नहीं हो रहा है। अनबैलेंसिंग वर्ड का यूज इसलिए किया जा रहा है कि हो सकता है कि किसी पार्टिकल को रेस्ट में यानी जीरो वेलोसिटी में छोड़ा गया लेकिन उसमें उस वक्त एक से ज़्यादा फोर्सेस काम कर रहा है, एक से ज़्यादा फोर्सेस मास में है अपार्ट फ्रॉम मोमेंटम आर्गुमेंट, वेलोसिटी आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो जब एक से ज़्यादा फोर्सेस होंगे तो दो या दो से ज़्यादा फोर्स का मतलब है कि अनबैलेंसिंग फोर्स हो सकता है या बैलेंसिंग भी हो सकता है। इसलिए दो फोर्स या उससे ज़्यादा फोर्स का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल फोर्सेस एक बॉडी में एक्ट करने से हमेशा नेट फोर्स एक्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस भी कर सकता है। इसीलिए अनबैलेंसिंग फोर्स का होना, अगर फोर्स है भी तो अनबैलेंसिंग, तो उसी को कहते हैं रिजल्टेंट। यानी एक से ज़्यादा फोर्स अगर होगा और वो अनबैलेंसिंग होगा तो उन दोनों का रिजल्टेंट विल बी द नेट फोर्स। तो वही वर्ड है, आइदर उसको अनबैलेंसिंग फोर्स कहो या रिजल्टेंट फोर्स कहो, वो एज एन mg sin थीटा मास में डाउन द इंक्लाइन प्लेन काम करता है। तो हम जानते हैं कि जब भी, अच्छा, जब तक ये मास इस इंक्लाइन प्लेन में उतरता रहेगा लगातार यही FVD बना रहेगा, हर जगह mg वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा, हर जगह mg का कंपोनेंट ऐसे टूटेगा, है ना। तो इसका मतलब mg sin थीटा will act as a constant force on the mass at every instant so long as it is moving down the inclined plane। जब तक वो मूव करेगा, चाहे वो स्प्रिंग के कांटेक्ट में आने के पहले की बात करें या इवन स्प्रिंग के कांटेक्ट में आ जाने के बाद भी mg sin थीटा उसमें लगातार बना रहेगा। यानी कि एक्सेलरेशन एक mg sin थीटा की वजह से बनेगा जिसको कि g sin थीटा कह सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब तक ये स्प्रिंग का कांटेक्ट में नहीं आता है तब तक इसमें लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। इधर एक्सेलरेशन अनबैलेंस फोर्स की वजह से है, मतलब यहां तक तो एक वेलोसिटी बन ही जाएगा, जो वेलोसिटी शुरू से लेके यहां तक लगातार बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें सवाल ये है
कि फाइंड व्हाट विल बी द compression, what will be the compression in the spring when velocity of the block of mass m is maximum. वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m जब मैक्सिमम है, ठीक है, तो कह रहा है कि तब इसका कितना कंप्रेशन मैक्सिमम हो सकता है, कितना कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन का बात नहीं है, कह रहा है कि कितना कंप्रेशन होगा जब वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब सवाल है कि यहां से यहां तक तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज किया, तो बिफोर टचिंग द स्प्रिंग क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी का स्टेटस है? कारण हम अगर स्प्रिंग को टच करने के पहले का लास्ट इंस्टेंट बिफोर टचिंग द स्प्रिंग देखें तो उस समय FVD है mg sin थीटा स्टिल डाउनवर्ड, दिस इज mg cos थीटा, है ना। तो इसका मतलब है कि साफ पता चल रहा है कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन ये mg sin थीटा का दबदबा है ना, एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी तो यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक लगातार बढ़ता गया। अब सवाल है कि इसके बाद तुरंत उसमें कांटेक्ट में आएगा स्प्रिंग के साथ। अब जैसे ही स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में आएगा और मान लो एक इंस्टेंट को डिस्कस कर रहे हैं जहां ऑलरेडी स्प्रिंग एक्स कंप्रेस्ड हो गया, यानी कि अब के एक्स फोर्स भी उसमें अप द इंक्लाइन प्लेन काम करने लगा, क्योंकि थोड़ा सा कंप्रेस्ड स्टेट पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा कंप्रेस्ड है तब भी हम अगर देखें तो mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा नीचे है, ये थीटा है, ये mg cos थीटा है, ये mg। तो जब हम लोग एक डिस्कस कर रहे हैं कि स्प्रिंग इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड बाय सम वैल्यू x, ठीक है, तो अगर हम ये कहें इफ kx इज लेस देन mg साइन थीटा, जिस सिचुएशन का बात कर रहे हैं उस समय kx फोर्स, स्प्रिंग फोर्स तो बना कुछ कंप्रेस होने के वजह से, लेकिन अभी भी स्प्रिंग फोर्स mg साइन थीटा से कम है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं mg साइन थीटा माइनस kx इज इक्वल टू ma, वेयर a इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस k बाई m इंटू x डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन अभी भी ये एक्ट कर रहा है कि नहीं। तो जब तक भले ही एक्सेलरेशन पहले जो कि पहले इस सिचुएशन तक a जो कि सिर्फ g साइन थीटा था, अब a जो है g साइन थीटा माइनस k बाई एम इंटू एक्स हुआ, कुछ एक्सेलरेशन जरूर रिड्यूस हुआ, लेकिन स्टिल इस समय के एक्सेलरेशन को मान लो मैं a डैश कहूँ, ठीक है, यहाँ जो मैं a और इस सिचुएशन का जो मैं a डैश दिखा रहा हूँ, लेट, ये तो जरूर है, दिस इम्प्लाइज दैट, लेट नहीं लिखना, लेट a डैश इज स्टिल a, दिस इम्प्लाइज दैट a डैश का जो वैल्यू है a से कम हुआ कुछ, लेकिन अभी भी तो जिंदा जो है वो एक्सेलरेशन ही है ना, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, भले ही पहले से वो कम हो गया, बट स्टिल एक्सेलरेशन अपीयरेंस का मतलब है। अभी क्या डिस्कस किए कि इनिशियली बिफोर टचिंग द स्प्रिंग द नेट फोर्स वाज mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि उस समय एक्सेलरेशन काम कर रहा था g sin थीटा। जब वो ऑलरेडी स्प्रिंग के कांटेक्ट में आया और एज्यूम कर रहे हैं थोड़ा सा कंप्रेस्ड स्टेट पे, जब थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया तब उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या कर रहा है मास का, उसका mg sin थीटा स्टिल डाउन द इंक्लाइन प्लेन, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड है ना, तो नेट फोर्स उसका डाउनवर्ड अब हो गया mg sin थीटा माइनस के एक्स दैट इज इक्वल टू एम ए डैश, यानी कि ए डैश का वैल्यू अब आ गया g sin थीटा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तब भी एक्सेलरेशन है, और वो पहले का एक्सेलरेशन से, यानी कि स्प्रिंग को टच करने के पहले का एक्सेलरेशन से कम है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है। इसी वजह से इस इंस्टेंट का जो वेलोसिटी था बिफोर टचिंग द स्प्रिंग और आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय सर्टेन वैल्यू, v डैश स्टिल ग्रेटर देन v, यानी कि v डैश यानी कि v तब तक बढ़ रहा है, कंप्रेस होने के बावजूद भी v बढ़ रहा है, तो ये v तब जाके मैक्सिमम होगा जब
mg साइन थीटा को काउंटर बैलेंस करने वाला स्प्रिंग फोर्स मिल जाए। यानी कि नेक्स्ट इंस्टेंट अगर ये सोचे कि नाउ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x नॉट सच दैट kx नॉट का वैल्यू अब ऑन द मास बाय द स्प्रिंग ऊपर लग रहा है और नीचे है mg साइन थीटा, ठीक है, इधर जैसे mg cos थीटा था। अब ये जो कंडीशन है, इफ kx नॉट इज इक्वल टू mg साइन थीटा, अगर kx नॉट और mg साइन थीटा इक्वल हो गया मतलब मास इज इन इक्विलिब्रियम, implies that no acceleration on the mass। जिस समय एक्सेलरेशन 0 हो गया, this is the instant when Vmax can be said the body is appearing or reaching the maximum velocity। इसके बाद और जब नीचे जाएगा, अब स्प्रिंग फोर्स इसके बाद इंस्टेंट में स्प्रिंग फोर्स विल बी मोर देन mg साइन थीटा, कारण डाउन द इंक्लाइन प्लेन यहां भी mg साइन थीटा वही है, यहां भी वही है, इनफैक्ट यहां भी वही है। तो इट इज ओनली द स्प्रिंग फोर्स इज वेरिंग, मोर यू आर कंप्रेसिंग द मोर स्प्रिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग। यहां स्प्रिंग फोर्स डेवलप किया था लेकिन mg साइन थीटा से कम था और थोड़ा कंप्रेस हो जाने से, जब ओवरऑल कंप्रेशन वैल्यू x नॉट बात कर रहे हैं, तब स्प्रिंग फोर्स mg साइन थीटा को काउंटर बैलेंस करने लायक बन गया और उस वक्त kx नॉट mg साइन थीटा को पूरी तरह काउंटर बैलेंस करके इस इंस्टेंट में a को 0 बना दिया और यानी कि उस इंस्टेंट का वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया। तो हम लोगों को निकालना था कि स्प्रिंग का कितना कंप्रेशन पे वेलोसिटी ऑफ द मास यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विच इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विल बी मैक्सिमम। सो दिस इज दैट इंस्टेंट। ये है वो नेसेसरी कंडीशन यानी कि वो कंप्रेशन x नॉट है mg साइन थीटा बाई के, ठीक है, वो है mg साइन थीटा बाई के। समझ में आ गया बात? तो ये है वो नेसेसरी कंप्रेशन इन दिस सिचुएशन। तो आपने देखा कि प्रीवियस वाला भी एक कंप्रेशन वाला था, मैक्सिमम कंप्रेशन, जहां काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। इसमें भी हमने मैक्सिमम कंप्रेशंस का बात नहीं किया, हमने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी व्हाइल कंप्रेसिंग द स्प्रिंग मूविंग अलोंग द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। सो वाजंट इट एज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? 3 डिफरेंट क्वेश्चन 3 डिफरेंट एरिना से वर्क एनर्जी मैकेनिज्म के जरिए, जहां आप सिंपल कॉन्सेप्ट को इलेबोरेशन के साथ सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह से लगातार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए आपके साथ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स डिस्कस करते हैं, करते रहेंगे। आपको फिजिक्स सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, आप सीखते रहोगे और लगातार आपका मेरा एसोसिएशन चलता रहेगा। और मेरा एक ही हमेशा से टारगेट रहता है कि मैं आपको उतना कॉन्सेप्ट बताऊं एक प्रॉब्लम में, जिससे कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 10 प्रॉब्लम करने का ऊर्जा एनर्जी आपको प्रोवाइड करे। वो हिम्मत, वो एंथुजियाज्म आप में आ जाए। एक प्रॉब्लम का थॉरो डिस्कशन करने से आप हर एक बात को बारीकी से समझने लगते हो, तो फिर आप में जोश आता है। ये जोश आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप में वो जोश नहीं भर लेते हो, तब तक आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का, है ना, वो जज्बा नहीं बनता है। तो इसी तरह कॉन्सेप्चुअली सीखते रहिए हमारे साथ और अपना जो टारगेट आपका है जेईई मेन या नीट या IIT जे एंट्रेंस क्रैक करने का, उसके तरफ, अपने लक्ष्य के तरफ लगातार हर दिन बढ़ते रहिए आगे। मैं लगातार आपके लिए सपोर्ट करता रहूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, वी नीड योर सपोर्ट। फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो में और डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिए, रेकमेंड कीजिए दूसरों को, ताकि वो भी इस चैनल पे आए, हमारे साथ जुड़े और चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग हमेशा से एक्सपेक्टेड है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।